हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर अपन ने पढ़ा था इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसके इंडिकेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ ब्लड डोनेशन के बारे में, और कंपोनेंट ऑफ द ब्लड कि ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जिसको अपन ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। क्लियर है? जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था होल ब्लड के बारे में, आरबीसी के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लाज्मा के बारे में। और उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि अपन कौन से कंटेंट को या कौन से कंपोनेंट को अपन कितना स्टोर कर सकते हैं, कितने टाइम के अंदर इसको अपन को ट्रांसफ्यूजन करना है, और कितने इसका जो होता है वो टाइम ड्यूरेशन होता है इसको स्टोर करने का। क्लियर है? तो उसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू करते हैं, उसी वीडियो को या उसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू करते हैं। और अपन नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन बात करते हैं, वो है नेक्स्ट पॉइंट है अपना कंडीशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड डोनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कंडीशन ऑफ ब्लड डोनेशन। कंडीशन ऑफ ब्लड डोनेशन, एक पर्सन किस किस कंडीशन के अंदर ब्लड डोनेट कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें तो सबसे पहला पॉइंट कि जो पर्सन ब्लड डोनेट करने वाला है वो फ्री फ्रॉम ऑल इन्फेक्शियस डिजीज लाइक मलेरिया, HIV, STD, हेपेटाइटिस। क्लियर है? पहला पॉइंट कि जिस पर्सन का अपन ब्लड डोनेट करने वाले हैं उस पर्सन के अंदर किसी भी टाइप का कोई भी इन्फेक्शन या इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होनी चाहिए। मोस्टली जैसे कि मलेरिया, HIV, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या हेपेटाइटिस, इस टाइप के इन्फेक्शन या इस टाइप का संक्रमण उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो पर्सन ब्लड डोनेट करने वाला है, जो पर्सन ब्लड डोनेट करने वाला है उसकी जो एज ग्रुप है वो होती है 18 से 50 ईयर। क्लियर है? तो इस एज के दौरान वो ब्लड डोनेट कर सकता है। द एज ग्रुप रेंज है 18 to 50 ईयर ऑफ एज। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड नंबर कि जो उसका HB लेवल है वो होना चाहिए 12 ग्राम पर DL या मोर देन 12। जिस पर्सन का आप ब्लड लेने वाले हो, ब्लड डोनेट करने वाला है, उसका अगर आप हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करोगे तो वो 12 से कम नहीं होना चाहिए। उसका HB लेवल हमेशा का हमेशा कितना होना चाहिए? मोर देन 12। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन बात करें नंबर 4 कि जिस पर्सन का आप ब्लड डोनेट करने वाला है मोस्टली एम्प्टी स्टोमक नहीं करते हैं, नॉट एम्प्टी स्टोमक। किसी भी पर्सन को आप ब्लड डोनेट करने से पहले उसको कुछ भी आप उसको खाने के लिए दे देना है, उसको खाना खाने के बाद ही ब्लड डोनेट करवाना है। क्लियर है? नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, आफ्टर ब्लड डोनेशन पेशेंट उस पर्सन को क्या करना है, आपको ऑफर करना है क्या? स्वीट जूस, मिल्क या ड्रिंक। ठीक है? स्वीट ड्रिंक्स उसको उसके बाद में आफ्टर द ब्लड डोनेशन उसको एनर्जी के लिए, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए उसको आप स्वीट्स जूस दे सकते हो, उसको कुछ ड्रिंक्स दे सकते हो, एनर्जी ड्रिंक दे सकते हो, या उसको मिल्क प्रोवाइड कर सकते हो। इन बातों का आपको क्या करना है ब्लड डोनेशन के टाइम में अपन को क्या करना है, ये क्या है अपने कंडीशंस होती है, इनका अपन को ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, उसी पेशेंट का अपन को ब्लड डोनेशन। नेक्स्ट 6 पॉइंट है कि वो पर्सन ही ब्लड डोनेट कर सकता है जिसने लास्ट 90 डेज में ब्लड डोनेट नहीं किया हो, मतलब लास्ट 90 डेज। क्लियर है? वो पर्सन जिसने लास्ट 90 डेज के अंदर ब्लड डोनेट नहीं किया है वो पर्सन क्या कर सकता है? ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर लास्ट 90 डेज के अंदर उसने ब्लड डोनेट किया है तो उस कंडीशन में उसका ब्लड नहीं लिया जाएगा।
तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन जो ब्लड डोनेशन से पहले अपन को पता होनी चाहिए। नंबर 1 कि उस पेशेंट को किसी भी टाइप की इंफेक्शियस डिजीज नहीं होनी चाहिए, उस पर्सन का एज ग्रुप 18 से 50 ईयर 18 से 50 ईयर तक होना चाहिए, उसका हीमोग्लोबिन एचबी लेवल है वो मोस्टली 12 या मोर देन 12 होना चाहिए, नॉट एम्प्टी स्टोमक, यानी कि पर्सन को ब्लड डोनेशन से पहले उसको खाली पेट नहीं रखना है, कुछ न कुछ उसको खिला देना है। आफ्टर द ब्लड डोनेशन पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट क्या उस पर्सन को आफ्टर द ब्लड डोनेशन पर्सन को क्या करना है, जूस या एनर्जी ड्रिंक्स या उसको अपन मिल्क ऑफर करना है और उसी पर्सन का अपन को ब्लड लेना है जितने लास्ट 90। नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रिकॉशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है या किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रिकॉशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो सबसे पहले अपन बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अगर इस पॉइंट की अगर अपन बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर स्टार्ट करना है तो उससे पहले अपन को फर्स्ट 50 मिनट स्लो ट्रांसफ्यूजन, क्लियर है, फर्स्ट 50 मिनट तक आपको ब्लड को स्लो ट्रांसफ्यूजन करना है। क्लियर है। अप्रॉक्स 50 ml तक, 50 ml तक जब तक ब्लड 50 ml ट्रांसफ्यूजन नहीं हो जाता उसको 15 मिनट तक स्लोली आपको ऑब्जर्वेशन में रहना है और पेशेंट को स्लोली क्या करना है, ट्रांसफ्यूज करना है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात, टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल verify the blood bag to health care professional, यानी कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहा है तो कम से कम 2 लोग उस ब्लड बैग को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो उस वेरीफाई के अंदर आपको क्या देखना है, उसके अंदर पेशेंट का नाम देखना है, उसकी एज देखनी है, उसके ब्रेसलेट पे नंबर देखने हैं, ब्रेसलेट नंबर देखना है, उसके बाद में एबीओ ब्लड ग्रुप देखना है। क्लियर है। इसके अलावा आपको ब्लड का कलर भी देखना है, ब्लड कलर भी देखना है कि उसके अंदर किसी भी टाइप के क्लॉट्स नहीं है, ब्लड एक्सपायर हो नहीं चुका, एक्सपायरी डेट। क्लियर है। तो टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल वेरीफाई द ब्लड बैग। क्लियर है। जिसके अंदर आपको पेशेंट का जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है उसका नाम, उसकी एज, उसका ब्रेसलेट नंबर, उसके अलावा ब्लड ग्रुप को क्रॉस मैच करना है, इसके अलावा ब्लड का कलर, ब्लड का जो पैकेट है, ब्लड का जो यूनिट है उसका जो ब्लड का कलर है उसके अंदर क्लोटिंग तो नहीं हो गई है, उसको उसके अंदर किसी भी टाइप का ब्लड के अंदर चेंजेस तो नहीं है कलर के अंदर, या उसकी जो डेट है कि कहीं ना कहीं क्या पता ब्लड की एक्सपायरी डेट तो नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजों को क्या करना है, वेरीफाई करना है। और वो कितने लोग हैं, कितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जो वो वेरीफाई करेंगे, 2। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे कितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल ब्लड बैग को वेरीफाई करते हैं। द राइट आंसर इज 2 हेल्थ केयर प्रोफेशनल। क्लियर है। क्या क्या वेरीफाई करना है, नाम, एज, ब्रेसलेट नंबर, एबीओ, ब्लड ग्रुप एंड ब्लड कलर एंड एक्सपायरी डेट। क्लियर है। ब्लड स्टोर इन ब्लड बैंक एट 4 to 6 डिग्री सेल्सियस। कि नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन को क्या ध्यान रखना है कि किसी भी जो ब्लड बैग होता है वो ब्लड बैंक के अंदर इस टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। लेकिन जब ब्लड आप उस ब्लड को क्या करोगे, ट्रांसफ्यूज करोगे, तो उसको आप करोगे रूम टेम्परेचर पे जो होता है 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, रूम टेम्परेचर। इसको अपन जो ब्लड वार्मर होता है,
ब्लड वार्मर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, ब्लड को वापस रूम टेम्परेचर पे लाके अपन को क्या करना है, ट्रांसफ्यूजन करना है। आप उसको जो ब्लड बैंक के अंदर स्टोर किया जाता है उसी टेम्परेचर पे स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, 4 to 6 डिग्री होता है। उस टेम्परेचर पे आप उसको ट्रांसफ्यूजन नहीं करना है, तो उसके लिए आपको रूम टेम्परेचर पे क्या करना है, ट्रांसफ्यूजन करना है, जो होता है 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट विद इन 30 मिनट आफ्टर come out from blood bank। ब्लड बैंक से आने की विद इन 30 मिनट के अंदर अंदर आपको क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर देना है। क्लियर है। अगर आप 30 मिनट के अंदर ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट नहीं करोगे तो ब्लड इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे, ब्लड इन्फेक्शियस हो जाएगा, उसके अंदर सेप्टिसीमिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बैक्टीरिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए इमीडिएटली विद इन 30 मिनट जैसे ही ब्लड बैंक से ब्लड आया उसको ब्लड वार्मर के थ्रू उसको नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि उसको रूम टेम्परेचर के अंदर लाना है, और जैसे ही रूम टेम्परेचर हो जाता है ब्लड को इमीडिएटली क्या करना है, ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करना है। तो ये अपना पॉइंट क्लियर था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लड बैंक से आने के बाद में ब्लड कम आउट फ्रॉम ब्लड बैंक स्टार्ट विद इन 30 मिनट, आपको विद इन 30 मिनट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या करना है, स्टार्ट करना है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर यूज एनी सॉल्यूशन और ड्रग्स ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर किसी पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हो गया है, तो आपको बीच के अंदर उसको अंदर किसी भी टाइप का सॉल्यूशन नहीं देना है, किसी भी टाइप की ड्रग्स उसके अंदर नहीं देनी है एक्सेप्ट एनएस। अगर आपको जरूरत पड़े तो उसके अंदर आप एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन 0.9% आप उससे फ्लश कर सकते हो, उसको पुश कर सकते हो। इसके अलावा आपको किसी भी टाइप का ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको बीच के अंदर किसी भी टाइप की कोई ड्रग्स नहीं देनी है, किसी भी टाइप का कोई भी सॉल्यूशन एडमिनिस्टर नहीं करना है। क्लियर है पॉइंट। क्या पॉइंट था कि नेवर यूज एनी सॉल्यूशन या नेवर एडमिनिस्टर एनी सॉल्यूशन ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेप्ट नॉर्मल सलाइन एक्सेप्ट एनएस 0.9%। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो तो उसके अंदर आपको चेंज एवरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट ड्यूरिंग ड्यूटी। अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो और उसको मल्टीपल यूनिट आपको क्या करना है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, आप उसको क्या करना है, जैसे ही आप ब्लड की यूनिट चेंज करोगे उसी के साथ में आपको क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट भी चेंज करना है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 4 to 6 आवर होता है, यानी कि 4 से 6 घंटे के अंदर आपको उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट को क्या करना है, चेंज करना है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो असेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असेस एवरी 50 मिनट, असेस एवरी 50 मिनट्स फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। असेस एवरी 50 मिनट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो आपको एवरी 50 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, वाइटल चेक करना है, पेशेंट को एवरी 50 मिनट के अंदर पेशेंट को क्या करना है, असेस करना है कि उस पेशेंट को किसी न किसी टाइप की कोई ना कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन तो नहीं हो रही है। क्या क्या रिएक्शंस होती है वो अपन नेक्स्ट पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन अपन को हर 15 मिनट के अंदर पेशेंट को क्या करना है, असेस करना है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात, यूज 18 गॉज नीडल फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको पूछा जाए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सी कैनुला यूज में लिया जाता है, तो उसके लिए आपका आंसर है 18 नंबर। क्लियर है। कौन सा कैनुला नंबर 18, जो कि कौन से कलर का आता है, ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर कैनुला आर मोस्टली यूज इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्लियर है।
ध्यान रखना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में आपको ग्रीन कलर का कैनुला जो 80 नंबर होता है, 80 गोज का होता है, उसको आपको क्या करना है, यूज में लेना है। तो ये सारे के सारे थे प्रिकॉशंस जो कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ध्यान में रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन नेक्स्ट पॉइंट अपना बैंक के बारे में कि व्हाट इज ब्लड बैंक। ब्लड बैंक के अंदर क्या होता है, ब्लड को कैसे स्टोर किया जाता है, कितने डिग्री पे। तो अपन जनरली एक बात करते हैं ब्लड बैंक के बारे में। ब्लड बैंक, अगर ब्लड बैंक है तो ब्लड बैंक के अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ब्लड बैंक वो प्लेस होता है जहां पे ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स को स्टोर किया जाता है फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड। क्लियर है। ब्लड बैंक वो जगह होती है जहां पे ब्लड या ब्लड कंपोनेंट्स को स्टोर किया जाता है पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए, जब तक उसको आप एज ए ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज नहीं की जाती है तब तक, तो उस जगह को अपन बोलते हैं ब्लड बैंक। क्लियर है। वहां पे ब्लड को आप मोस्टली 4 डिग्री टू 6 डिग्री सेल्सियस पे अपन क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अगर इसी 4 डिग्री को अगर मैं फ़ारेनहाइट में बात करूं तो फ़ारेनहाइट में इसके अंदर इसका टेम्परेचर होता है 39 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है। 39 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसको क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बात करें तो ब्लड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स अपन बात करें तो कुछ उसके अंदर एंटीकोगुलेंट मिक्स किए जाते हैं, जिसके अंदर मोस्टली अगर बात करें तो सिट्रेट क्या होता है, सिट्रेट होता है जो क्या करता है, क्लोटिंग फैक्टर को क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है। तो उससे क्या होता है, ब्लड वहां पे ब्लड बैंक के अंदर क्लोटिंग नहीं हो पाता है। इसी के साथ में फॉस्फेट और डेक्सट्रोज इन सबको क्या किया जाता है, एज ए एंटीकोगुलेंट मिक्स किया जाता है। ये जो फॉस्फेट ये होते हैं, ये क्या करते हैं, ब्लड के पीएच को, यानी कि अगर ब्लड बॉडी से बाहर है, ब्लड बैंक के अंदर स्टोर किया जाता है, तो वहां पे ब्लड के पीएच को मेंटेन रहना जरूरी है। 7.35 टू 7.45 जो बॉडी का नॉर्मल ब्लड का जो पीएच होता है, तो ब्लड बैंक के अंदर भी ब्लड का यही पीएच रहे, इसके लिए इसके साथ में अपन को फॉस्फेट मिलाना होता है, डेक्सट्रोज भी मिलाना होता है। क्लियर है। नेक्स्ट इसके अंदर हिपेरिन मिक्स किया जाता है, हिपेरिन फॉर प्रिजर्वेशन। हिपेरिन ये क्या है, हिपेरिन ये एंटीकोगुलेंट है। क्लियर है। बॉडी के अंदर भी हिपेरिन होता है, वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, लेकिन ये बात आर्टिफिशियल रूप में भी प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। ये भी एज ए एंटीकोगुलेंट उसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, और ब्लड बैंक का क्या काम होता है नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, तो ब्लड बैंक क्या करता है, एज सुन एज पॉसिबल ब्लड को क्या करता है, यूज के लिए यूज करवाता है। यानी कि अगर किसी पर्सन ने ब्लड डोनेट किया है तो उसका जितना जल्दी हो सके उसको क्या करता जाता है, पहले उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, ब्लड की स्क्रीनिंग की जाती है। ब्लड डोनेशन के बाद में उसके अंदर सारे टेस्ट किए जाते हैं कि उसके अंदर किसी भी टाइप की इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं है, उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं है, उसके अंदर HIV का वायरस नहीं है, या उसके अंदर किसी भी टाइप का कुछ हेपेटाइटिस नहीं है। तो इन सारे के सारे क्या किए जाते हैं, पहले स्क्रीनिंग की जाती है, और स्क्रीनिंग करने के बाद में ब्लड को जितना एज सुन एज पॉसिबल जल्दी क्या किया जाए, उसको यूज किया जाए। तो ये किसका काम होता है, ब्लड का। अगर आपको एज सुन एज पॉसिबल ब्लड को यूज नहीं करेंगे तो जो पर्टिकुलर उनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे कि आरबीसी की जो लाइफ स्पान होती है वो होती है 120 डेज। अगर आप ब्लड को जल्दी से जल्दी यूज नहीं करोगे तो ये आरबीसी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और डिस्ट्रॉय होने के बाद में आप उस ब्लड का ट्रांसफ्यूज करने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। तो ये है ब्लड बैंक के बारे में। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि अगर किसी पेशेंट को, अगर आप किसी पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो पहला कॉम्प्लिकेशन है नंबर 1, एलर्जी और हेमोलाइटिक रिएक्शन। क्लियर है। अगर आप पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो तो उससे उसको क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। क्लियर है। या उसके अंदर हेमोलाइसिस हो सकता है। हेमोलाइसिस का मतलब होता है ब्लड का टूटना, ब्रेक या डिस्ट्रक्शन ऑफ द
ब्लड सेल्स क्या कहलाता है, हेमोलाइसिस। तो एलर्जिक या हेमोलाइटिक रिएक्शन। अगर अपन बात करें कि मान लीजिए एक पेशेंट है कॉन्शियस पेशेंट, कौन सा पेशेंट है, कॉन्शियस, कॉन्शियस, दूसरा है अनकॉन्शियस, दूसरा है अनकॉन्शियस, कॉन्शियस दूसरा है अनकॉन्शियस, दोनों को क्या हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दोनों को क्या हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर उसके अंदर, अगर दोनों के अंदर अगर किसी भी टाइप की एलर्जिक या हेमोलाइटिक रिएक्शन होती है तो अपन को कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो अगर सबसे पहले अपन बात करें कॉन्शियस पेशेंट की, तो उसके अंदर सबसे पहले होगा अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके अलावा चिल्स या फीवर, बैक पेन, क्या हो सकता है, बैक पेन हो सकता है। इसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्प्स, क्या हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकता है। और नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है। टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया हो सकता है, यानी कि इंक्रीज हार्ट रेट। नेक्स्ट हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। अगर पेशेंट कॉन्शियस है, उसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है, तो उसके अंदर सबसे पहले तो उसका जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो क्या हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट को टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, पेशेंट को ठंड लग सकती है, सील्स एंड फीवर भी हो सकता है, पेशेंट को बैक पेन हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, नोजिया वोमिटिंग, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन। इसी के साथ में एक और सिम्टम्स होता है हेमेचूरिया। हेमेचूरिया, हेमेचूरिया का मतलब होता है ब्लड इन यूरिन, ब्लड इन यूरिन। अगर वो यूरिन पास आउट करेगा तो उसी के साथ में उसको आपको क्या देखने को मिलेगी, वहां पे आरबीसी यानी ब्लड, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हिमेचूरिया। तो ये था कॉन्शियस पेशेंट के अंदर। अगर अपन बात करें अनकॉन्शियस पेशेंट है, अगर कोई पेशेंट आईसीयू है, उसको अनकॉन्शियस है और उसके अंदर यदि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है, तो उसके अंदर आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले उसको ब्रेडिकार्डिया, हिमेचूरिया, हाइपोटेंशन, ठीक है, इसी के ओलिगोयूरिया, वीक पल्स। क्लियर है, तो ये सारे के सारे किसके अंदर अपन को देखने को मिलेंगे, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर। ब्रेडिकार्डिया, हिमेचूरिया, हाइपोटेंशन, ओलिगोयूरिया, वीक पल्स, ये की सारी कंडीशन अपन को अगर देखने को मिलती है, यानी कि पेशेंट को क्या हो रही है, उसके अंदर हेमोलाइटिक या एलर्जिक रिएक्शन। क्लियर है, अगर पेशेंट को हेमोलाइटिक और एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट या नर्सिंग इंटरवेंशन, कि यदि पेशेंट को आपने असेस कर रहे हो, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, और उसके अंदर यदि आपको क्या लग रहा है कि पेशेंट को क्या हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है, तो आप क्या इंटरवेंशन करोगे, फर्स्ट इंटरवेंशन ऑफ द नर्सिंग मैनेजमेंट या इंटरवेंशन। कि पेशेंट है जिसको एलर्जिक या हेमोलाइटिक रिएक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो सबसे प्रायोरिटी या फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, वो होगा स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है, तो उसको आपको क्या करना है, स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड स्टार्ट एनएस, नॉर्मल सलाइन क्या करना है, इसको आपको एडमिनिस्टर करना है, आपको स्टार्ट करना है। फर्स्ट नंबर 1 पॉइंट, पहला पॉइंट है स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नंबर 2 स्टार्ट द, आपको नॉर्मल सलाइन स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है दूसरा प्रायोरिटी मैनेजमेंट है इन्फॉर्म द डॉक्टर, इन्फॉर्म डॉक्टर या इन्फॉर्म हेल्थ केयर प्रोफेशनल। आपको क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर थर्ड, स्टार्ट
एंटी एलर्जी और एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। क्लियर है? पेशेंट को एलर्जी हो रही है तो आपको उसको एंटी एलर्जी या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग क्लियर क्या करना है, जैसे एविल, डेक्सा, क्लियर क्या ये क्या करना है आपको स्टार्ट करना है, क्लियर उसको देना है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या करना है, नेक्स्ट सेंड ब्लड बैग विथ BT set, send blood bag with BT set on blood bank। आप उस ब्लड बैग को BT सेट के सहित आपको क्या करना है, ब्लड बैंक के अंदर आपको वापस रिटर्न करना है। क्या करना है? रिटर्न करना है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कलेक्ट यूरिन सैंपल, कलेक्ट यूरिन सैंपल। अगर पेशेंट को, उसी पर्सन को इमेचुरिया हो रहा है तो उसके अंदर आपको क्या करना है, यूरिन सैंपल को कलेक्ट करना है एंड सेंड लेबोरेटरी। क्लियर है? ये थे नर्सिंग इंटरवेंशन किसके, एलर्जी या हेमोलाइटिक। सबसे नंबर 1 पॉइंट पे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करना है, ब्लड को क्या करना है, स्टॉप कर देना है। वहीं पे ब्लड को स्टॉप करना है। उसी के बाद में आपको एनएस स्टार्ट कर देना है, नॉर्मल सलाइन। उसी के बाद में आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि उसको क्या हो रहा है, हेमरेजिक या एलर्जिक रिएक्शन हो रही है। उसी के साथ में आपको एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग स्टार्ट करना है। उसके बाद में आपको जो ब्लड बैंक से जो ब्लड आया था या जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था उस बैग को विद द ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंट उसको वापस क्या करना है, ब्लड बैंक के अंदर उसको रिटर्न करना है। उसी के साथ में आपको क्या करना है, ब्लड यूरिन का आपको सैंपल कलेक्ट करना है और उस सैंपल को वापस का कॉम्प्लिकेशंस है वो है सर्कुलेटरी ओवरलोड या फ्लूइड ओवरलोड। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है सर्कुलेटरी या फ्लूइड ओवरलोड। यदि आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रैपिड रेट से दे दिया है, किसे, रैपिड रेट ऑफ ट्रांसफ्यूजन। यदि आपने पेशेंट को बहुत ही ज्यादा स्पीड से ब्लड को क्या कर दिया है, ट्रांसफ्यूज कर दिया है, रेट क्या है, बहुत ही ज्यादा रैपिड है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, तो उसको अपन बोलते हैं सर्कुलेटरी ओवरलोड। तो उसके अंदर अपन को क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे या क्या क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कफ हो सकता है, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, बॉन्डिंग पल्स, चेस्ट पेन, नेक्स्ट डिस्निया। क्लियर है? नेक्स्ट डिस्टेंडेड नेक वेन। ये सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स है किसके, सर्कुलेटरी ओवरलोड या फ्लूइड ओवरलोड के अंदर। पेशेंट को क्या हो सकता है, कब हो सकता है, अगर फ्लूइड ज्यादा होगा तो हाइपरटेंशन होगा, और हाइपरटेंशन होगा तो टैकीकार्डिया होगा, और टैकीकार्डिया होगा तो अगर आप पल्स फील करोगे तो बॉन्डिंग पल्स फील होगी, मतलब हैवी पल्स फील होगी। इसी के साथ में चेस्ट में पेन होगा, डिस्निया होगा। डिस्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन। इसी के साथ में यदि आप नेक वेन को अगर आप फील करोगे तो वो भी क्या मिलेगी आपको, डिस्टेंडेड मिलेगी। क्लियर है? इसी के साथ में अगर अपन इसके नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें या नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, अगर सर्कुलेटरी ओवरलोड हो रहा है या फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप नहीं करना है। क्या करना है, स्लो ट्रांसफ्यूजन रेट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट को क्या करना है, स्लो करना है। इसी के साथ में पेशेंट को अपराइट पोजीशन प्रोवाइड, अपराइट और सेमी फाउलर पोजीशन। पेशेंट को अपराइट यानी कि हेड को क्या करना है, एलिवेटेड करना है,
या फिर उसको सेमी फॉवलर पोजीशन क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। तो ये था अपना सर्कुलेटरी या फ्लूइड ओवरलोड। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है नंबर 3 सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया मतलब इन्फेक्शन इन ब्लड। इन्फेक्शन इन ब्लड, अगर किसी पेशेंट को सेप्टिसीमिया हो गया है, अगर ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है, या तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्शियस ब्लड या डिले ट्रांसफ्यूजन या डिले ट्रांसफ्यूजन। अपन ने डिस्कस किया था कि अगर किसी पेशेंट को, अगर किसी पर्सन को अगर 2 to 4 आवर्स के डिले, यानी उसके बाद तक भी अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं या डिले ट्रांसफ्यूजन करेंगे, तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या डेवलप हो सकता है, सेप्टिसीमिया। या फिर अगर किसी इन्फेक्शियस वाले पेशेंट का, या इन्फेक्शन ऑलरेडी ब्लड के अंदर, ब्लड बैग के अंदर इन्फेक्शन प्रेजेंट है, अगर उस ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उसके अंदर क्या हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है। तो सेप्टिसीमिया के अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो उसको क्या हो सकता है, सेल्स फीवर, नोजिया एंड वॉमिटिंग, इसी के साथ में डायरिया, पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, हाइपोटेंशन, साथ में हाइपोटेंशन। तो ये सारे के सारे साइन एंड सिम्पटम्स किसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, सेप्टिसीमिया के अंदर। क्लियर है। या सेल्स फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, पेशेंट को हाइपोटेंशन होगा और पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। क्लियर है। अगर अपन इसके नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें या नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, तो उसके अंदर सबसे पहला प्रायोरिटी जो मैनेजमेंट होगा वो होगा स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन। स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को क्या करना है, स्टॉप करना है। सेकंड अगर पॉइंट की बात करें तो इन्फॉर्म द डॉक्टर, पेशेंट को इन्फॉर्म द फिजिशियन या इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आप डॉक्टर को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। और नंबर 3 पॉइंट की बात करें तो ब्लड बैग विथ बीटी सेट रिटर्न या सेंड टू ब्लड बैंक। क्लियर है। पेशेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, और उसके बाद में ब्लड बैंक और उसी बीटी ट्रांसफ्यूजन सेट को आपको वापस से ब्लड बैंक के अंदर भेजना है। आपको वहां पे बताना है कि इस ब्लड बैंक से पेशेंट को क्या हुआ है, सेप्टिसीमिया हुआ है, रिएक्शंस हुआ है, आयरन एसेस हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट ओवरलोड, आयरन ओवरलोड क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर अगर आपने किसी का डिले ट्रांसफ्यूजन किया है, डिले ट्रांसफ्यूजन, अगर डिले ट्रांसफ्यूजन किया है तो ब्लड के अंदर प्रेजेंस होती है आरबीसी, और आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, और ये जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो इसके अंदर होता है आयरन। क्या होता है, आयरन। तो अधिक ज्यादा से ज्यादा अगर आरबीसी टूट रही है तो ज्यादा से ज्यादा बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, आयरन। और आयरन क्या हो जाता है, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर, और उसी को अपन बोलते हैं आयरन ओवरलोड। क्लियर है। क्या बोलते हैं, आयरन ओवरलोड। डिले ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयरन ओवरलोड। और आयरन ओवरलोड क्यों होता है, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट में डिस्ट्रक्शन हो जाता है किसका, आरबीसी का। क्लियर है। यदि आयरन ओवरलोड हुआ तो इसी के साथ में आपको साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, हेडेक, नोजिया वोमिटिंग, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, ठीक है, टैकीकार्डिया, अल्टर्ड हेमेटोलॉजिकल वैल्यू, यानी कि एचबी या हेमेटोक्रिट्स के अंदर भी आपको उसकी वैल्यू के अंदर भी क्या देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा।
ठीक है, क्लियर है। यदि आयरन ओवरलोड हो रहा है तो आपको क्या करना है, अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, नर्सिंग मैनेजमेंट, अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो उसके अंदर आपको क्या करना है, एडमिनिस्टर डिफ्रोक्सामाइन एक ड्रग्स होती है, क्या होती है, ड्रग्स होती है, जिसका नाम, ये क्या करती है, जो एक्सेसिव अमाउंट होता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आयरन को रिमूव करती है, क्या करती है, रिमूव ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आयरन, जो बॉडी के अंदर, इस थेरेपी को चिलेटन थेरेपी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चिलेटन थेरेपी। पूछा गया क्वेश्चन है कि चिलेटिन थेरेपी के अंदर कौन सी ड्रग यूज में ली जाती है, डिफ्रोक्सामाइन। चिलेटिन थेरेपी का मतलब ये होता है कि जब पेशेंट के अंदर आयरन ओवरलोड हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर डिफ्रोक्सामाइन दी जाती है, और डिफ्रोक्सामाइन का काम होता है रिमूव ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आयरन, जो बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट के अंदर जो आयरन स्टोर हुआ है उसको अपन क्या करती है, ये बाहर निकालती है। और ये था अपना आयरन ओवरलोड। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है अपना हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है हाइपरकैलेमिया, और हाइपरकैलेमिया का मतलब होता है इंक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड। अगर ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। क्लियर है। हाइपरकैलेमिया क्यों होगा, अगर किसी पेशेंट के अंदर अपन ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, ओल्ड ब्लड यानी कि कोई पुराना स्टोर किया हुआ ब्लड, अगर उसको आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, अगर ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो क्या होगा, ओल्ड ब्लड जब क्या होती है, सेल का जब टूटती है, सेल डिस्ट्रक्शन होता है, तो सेल के अंदर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पोटेशियम। सेल के अंदर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पोटेशियम। अगर ये सेल है, इसके अंदर क्या है, पोटेशियम है, अगर ये सेल टूटेगी तो इसका जो पोटेशियम है ये कहां चला जाएगा, ये ब्लड के अंदर आ जाएगा। कहां आ जाएगा, ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इसी को अपन बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया कैसे हुआ कि ब्लड की जो सेल्स है, अगर ब्लड पुराना स्टोर किया हुआ है, अगर ओल्ड स्टोरेज ऑफ ब्लड है, तो ब्लड के अंदर जब सेल डिस्ट्रक्ट होगी, सेल टूटेगी, तो सेल के अंदर आयन के रूप में क्या प्रेजेंट होता है, पोटेशियम। वो पोटेशियम क्या करेगा, सेल से कहां आ जाएगा, ब्लड के अंदर, और उसी के साथ में ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। उसको अपन बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। ठीक है। अगर हाइपरकैलेमिया होगा तो पेशेंट के अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा, साइन एंड सिम्टम के अंदर, तो अगर पोटेशियम का लेवल है तो पोटेशियम क्या करता है, मूवमेंट को भी बढ़ाता है, पैरास्थेसिया हो जाएगा, पैरास्थेसिया, वीकनेस, पैरास्थेसिया, वीकनेस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, और ये हार्ट लेवल के अंदर, हार्ट रेट के अंदर भी अल्टरेशन करता है। इसको बोलते हैं अपन डिसरिदमिया। क्लियर है। तो ये सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अपन हाइपरकैलेमिया के अंदर। अगर अपन इसके अंदर मैनेजमेंट की बात करें तो अगर इसके अंदर अपन सबसे पहले करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। अगर पोटेशियम का लेवल हाई है तो इसको अपन देंगे सोडा बाइकार्बोनेट। क्लियर है। क्योंकि अगर पोटेशियम का लेवल ब्लड में हाई हो जाएगा तो एसिडोसिस भी हो सकता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए अपन क्या देंगे, सोडा बाइकार्बोनेट। इसी के साथ में केक्जेलेट एनीमा, इसी के साथ में इंसुलिन एंड डेक्सट्रोज। पेशेंट को एसिडोसिस से ट्रीट करने के लिए अपन सोडा बाइकार्बोनेट देते हैं। केक्जिलेट एनीमा को अपन, इसका एक और नाम है सोडियम पॉलीस्ट्रीन सल्फोनेट। केक्जिलेट एनीमा का दूसरा नाम है सोडियम पॉलीस्ट्रीन सल्फोनेट। ये क्या करता है, ये जो इंटेस्टाइन के अंदर ये जब एनीमा देते हैं तो ये क्या करता है, ब्लड से
क्या करेगा, ये पोटेशियम को एब्जॉर्ब करेगा और थ्रू द स्टूल बॉडी से बाहर निकालेगा। क्लियर है? तो अपन क्या देते हैं, कैल्कुलेट एनीमा, इंसुलिन और डेक्स्ट्रोज भी देते हैं। यहाँ पे इंसुलिन और डेक्स्ट्रोज क्या करता है, इंसुलिन भी क्या करता है, पोटेशियम को एब्जॉर्ब करवाने में, पोटेशियम को बॉडी से बाहर निकालने, सेल से इंसुलिन क्या करेगा, पोटेशियम को ब्लड से सेल के अंदर शिफ्ट करेगा। और ये डेक्स्ट्रोज क्यों देंगे, ताकि इंसुलिन का एक और काम होता है, ये क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है। तो इसी के साथ में अपन ग्लूकोज के लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए अपन साथ में क्या देंगे, डेक्स्ट्रोज देंगे। क्लियर है? अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, ये था मेडिकल मैनेजमेंट। अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले अपन क्या करें, स्लो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इन्फॉर्म द डॉक्टर। ये था अपना हाइपरकैलेमिया। क्लियर है? नेक्स्ट अपना पॉइंट है, कॉम्प्लिकेशन है 6 नंबर पे, वो है हाइपोकैल्सेमिया। कि अगर पेशेंट को आप क्या कर रहे हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, तो उसको क्या हो सकता है, हाइपोकैल्सेमिया हो सकता है। हाइपोकैल्सेमिया कैसे होगा, अभी अपन ने पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट के साथ में क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रेट। क्या होता है, सिट्रेट होता है। जो ब्लड बैग के अंदर जो सिट्रेट प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, कैल्शियम को क्या कर देता है, बाइंड कर देता है। क्या कर देता है, बाइंड। ब्लड के अंदर जो कैल्शियम होगा उसको क्या करेगा, बाइंड कर लेगा। अगर बाइंड कर लेगा तो ब्लड के अंदर क्या होगा, कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, इन डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम। अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा तो उसको अपन बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। पता चला कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, अगर किसी पेशेंट को रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, कैसा, रैपिड, यानी कि पेशेंट को क्या कर रहे हैं अपन, मान लीजिए किसी पेशेंट को 5 या 6 यूनिट ब्लड चढ़ाना है, यानी कि रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है, तो उस कंडीशन के अंदर मोस्टली हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। हाइपोकैल्सीमिया कैसे होगा, उस ब्लड बैग के अंदर सिट्रेट प्रेजेंट होता है, तो वो सिट्रेट क्या करता है, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम होता है उसको क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है। अगर कैल्शियम बाइंड हो जाएगा तो कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा ब्लड में, और डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम क्या कहलाता है, हाइपोकैल्सीमिया। क्लियर है? हाइपोकैल्सीमिया। अगर ये हाइपोकैल्सीमिया होगा तो क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है? आपने अगर किसी पर्सन के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो उसके अंदर एक डिजीज देखने को मिलती है, या एक सिम्टम्स देखने को मिलता है, कंडीशन जिसको बोलते हैं टिटेनी। क्या बोलते हैं, टिटेनी। क्लियर है? डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम या हाइपोकैल्सीमिया की वजह से एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं अपन टिटेनी। टिटेनी के अंदर 2 साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, एक होता है सोवेस्टिक साइन, एक होता है ट्राइस्यू साइन। क्लियर है? कैल्शियम बॉडी के अंदर मसल्स मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो मसल्स क्या हो जाएगी, हाइपर एक्टिव हो जाएगी। अपन बात करते हैं कि टिटेनी कंडीशन के अंदर 2 साइन देखने को मिलेंगे, और उन दोनों साइन, एक का नाम है सोवेस्टिक साइन, दूसरे का नाम है ट्राइस्यू साइन। सोवेस्टिक साइन का मतलब ये होता है कि पेशेंट के ये कान के नीचे, यहाँ पे पेशेंट को अगर आप किसी भी पर्सन के यहाँ पे अगर आप स्टिमुलेशन दोगे तो पूरे फेस के अंदर उसको स्पाज्म देखने को मिलेगा। सोवेस्टिक साइन का मतलब क्या होता है कि स्टिमुलेशन ऑफ फेशियल मसल्स, यानी कि पेशेंट के आप यहाँ पे, कहाँ पे, जस्ट कान के पास में आप उसको क्या दोगे, अगर स्टिमुलेशन दोगे तो क्या होगा, फेशियल स्पाज्म या कॉन्ट्रैक्शन। अगर स्टिमुलेशन दोगे तो फेस के अंदर स्पाज्म होगा, या फेशियल मसल्स का क्या होगा, सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और उसी के साथ में उसके क्या होगा, फेस के अंदर पेन देखने को मिलेगा, दर्द देखने को मिलेगा, और उसी साइन को बोलते हैं अपन सोवेस्टिक साइन। अगर अपन ट्राइस्यू साइन की बात करें कि ट्राइस्यू साइन क्या होता है, तो ट्राइस्यू साइन ये होता है कि किसी पेशेंट के अंदर अगर आप बीपी ले रहे हो, अगर पेशेंट के अंदर यहाँ पे अगर बीपी कप बांधा है, तो यदि आप सिस्टोलिक प्रेशर से ज्यादा उसको प्रेशर दोगे तो कार्पोपेडल स्पाज्म देखने को मिलेंगे। हाथ के अंदर क्या मिलेंगे, कार्पोपेडल स्पाज्म। ट्राइस्यू साइन क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर हाथ के अंदर अगर एक्सेसिव प्रेशर दोगे, अगर ब्लड प्रेशर के टाइम पे यदि आपने इस मसल्स पे ज्यादा प्रेशर लगाए तो हाथ के अंदर
कार्पल्स बोन, और इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, बहुत ही ज्यादा स्पाज्म देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, साथ में पेन देखने को मिलेगा। उसी साइन को अपन बोलते हैं कार्पोपेडल साइन। अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें तो अपन उसको वहां पे क्या देना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन आता है, उसको आपको आईवी देना है। और साथ में आपको क्या करना है, कैल्शियम के साथ में कार्डिक रेट मॉनिटर भी करनी है, उसको अपन को हार्ट रेट का क्या करना है, मॉनिटरिंग भी करनी है। तो इसके ट्रीटमेंट में अपन को क्या देना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या करना है आपको, स्लो ट्रांसफ्यूजन एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर, स्लो ट्रांसफ्यूजन एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर। तो ये था अपना हाइपोकैल्सीमिया, और ये सारे के सारे अपन ने जो कॉम्प्लिकेशंस पढ़े हैं वो किसके पढ़े हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। तो ये था अपना टॉपिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो अपन ने कंप्लीट हो चुका है।